आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से किरदार निभाए हैं, जैसे कि जर्नलिज्म, थिएटर डायरेक्शन, फिल्म, टीवी या स्टेज एक्टिंग। आप एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर की बहन हैं, शेखर कपूर जी की बहन, और अपने ज़माने के सुपरस्टार, एवरग्रीन हीरो और हर एक लड़की के हाथरॉब देवानंद जी की भांजी हैं, नीस है। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफ़र के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल, सफर और एहसास में। नमस्ते सुहेला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके बचपन की बात करते हैं। आप कहाँ से हैं, आपकी पैदाइशी कहाँ हुई, और खासकर आपके जो ननिहाल, आपके सारे मामा लोग फिल्मी लाइन से, देवानंद साहब, और दूसरी तरफ आपके फादर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पर्सनल फिजिशियन थे जी। तो कैसा माहौल घर में रहता था? सीरियस टाइप रहता था या फिल्मी बातें होती थी? एक्चुअली आनंद मेरे मामे जी थे, मेरी मदर के ब्रदर्स। एंड माहौल क्या, मेरे फादर बहुत सीरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी थे, बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, लेकिन उन्हें ये पोजीशन मिली थी फखरुद्दीन अली अहमद के पर्सनल डॉक्टर होने की, और राष्ट्रपति भवन जाते थे उन्हें देखने। उस वक्त मैं छोटी थी, नहीं तो पूछ लेती कि मुझे भी जाना है, देखना है मुझे। कभी गई नहीं आप? कभी नहीं गई। कितने साल की आप रही थी सुबह? मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मैं टीन्स में रही होंगी। अच्छा। लेकिन कभी ख्याल ही नहीं आया, जो अब सोचता ना आदमी हाँ। कि अरे जाना चाहिए, वो बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ जाना चाहिए। उस वक्त ये चीज़ें दिमाग में आती नहीं थी। मस्त अपने स्कूल जाते थे, थिएटर करते थे, डांस करते थे। ये चीज़ें जो एडल्ट वर्ल्ड थी, वो उसकी तरफ हमने निगाह नहीं की, बिल्कुल भी। तो हाँ, जहाँ निगाह की है वो अपने मामों की फिल्मों पर ज़रूर किया है, बिकॉज दे हैड द एबिलिटी टू मेक यू ड्रीम, यू नो। तो वो मैं बचपन से देखती आ रही थी। तो माहौल बहुत अच्छा था। मेरे फादर डिसिप्लिनेरियन थे, बहुत अफेक्शनेट भी थे, लेकिन स्ट्रिक्ट थे। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी है, खेलने के वक्त खेल करना है। और क्योंकि डॉक्टर थे, खाने पीने का जो था वहाँ मतलब पक्की बात थी, डिसिप्लिन था। ब्रेकफास्ट पर ये खाना, लंच पर ये, चाय पर ये, और बीच में कोई गड़बड़ नहीं खाना। आज तक कुछ भी खा लेती हूँ जो गड़बड़ भी ना हो, इतनी गड़बड़ आप ना सोचें, पेट खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ा देनी चाहिए थी उस वक्त, बट ही वाज स्ट्रिक्ट। मेरी मदर बहुत खुश मिजाज थी। शी वाज हैप्पी गो लकी, शी वाज अ ब्यूटीफुल वुमन। आनंद के जितने सिबलिंग्स हैं, दे हैव ब्यूटी, सभी बहुत खूबसूरत हैं। वो भी डिसिप्लिनेरियन थी। वो अपने जनरेशन की पहली महिला थी जो जॉब करती थी। इंटरनेशनल वुल सेक्रेटेरिएट एक फर्म थी ब्रिटेन की, वुलमार्क आपने देखा होगा, कभी स्वेटर्स पर या वुल पर आता है, फेमस उन्हीं का है। वहाँ काम करती थी और अपने ही बलबूते पर, अपनी मेहनत से शी बिकेम द नंबर 2। नंबर 1 थे was an Englishman called Mr. Whitley. He was the world in charge. She became number 2 regional in charge. तो अपने she was very competent through her own hard work. तो वो हमेशा मतलब बहुत खुश मिजाज थी, जैसे मैंने कहा। मेरे फादर जोक्स भी क्रैक करते थे, बट बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, जानबूझ के हम हंसते थे उस पर। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, सीरियस नेचर एंड फ्रिवलस फन नेचर, तो हम बच्चों के लिए इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ इन बिटवीन, अ मीडियन, जिसमें हम तीनों बड़े हुए। मेरी एक बहन भी है, मेरे भाई हैं शेखर, और मैं सबसे छोटी थी। तो इट वाज अ वेरी एजुकेटिव, एंटरटेनिंग एटमॉस्फेयर। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? दिल्ली में ही आपने आपका स्कूल, कॉलेज आपने पढ़ाई की? या पूरा दिल्ली में। मेरे भाई बहन तो कॉलेज के बाहर गए थे, इंग्लैंड गए थे दोनों, लेकिन मेरी एजुकेशन पूरी देसी है। अच्छा। I've done my MA in Political Science all at Delhi University. और स्कूल कहाँ से किया? मॉडर्न हाई स्कूल। अच्छा, आपकी जो करियर था, आपने जर्नलिज्म से आपका करियर की शुरुआत हुई। काफ़ी साल आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, और फिर उसके बाद जो आपका ट्रांजिशन हुआ थिएटर वर्ल्ड में, तो आपको लगा नहीं कभी ऐसे कि मेरे मामा लोग, देवानंद साहब, ये लोग इतने बड़े फिल्मी सितारे हैं, तो मुझे तो बहुत ही आसानी से ब्रेक मिल जाएगा, मैं उनको बस कहूँगा मुझे काम दे देंगे? कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? लगता था जब मैं 9-10 साल की थी कि बहुत आसान होगा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था, भाई मैंने तो एक्ट्रेस बनना है। और बात भी हुई थी चेतन मामा को, एक जो हीरोइन थी उस वक्त की, एक फिल्म बना रहे थे,
उसका जो बचपना था वो मुझे दिखाना चाहते थे. आई थिंक वो अनारकली बना रहे थे, तो दे वांटेड द यंगर वर्जन, अ डांसर. तो मम्मी ने मना कर दिया. मम्मी ने चुपचाप बोल दिया ऐसी बातें मत करो इसके सामने. फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देव मामा से कहा मुझे एक्टिंग करनी है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें रोल देंगे एज माई यंगर सिस्टर. आई वॉज अ बिट जैप्ड. मैंने कहा आपकी यंगर सिस्टर मतलब एज गैप काफ़ी है. और फिल्म का नाम था भूख, जो बनी नहीं. अच्छा. उनमें उसमें उनकी यंगर सिस्टर का रोल था. लेकिन मेरी मदर बड़ी नाखुश रहती थी जब भी वो ऑफर करते थे. कहते थे इसको बिल्कुल फिल्मों में नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था कि लड़कियों को नहीं भेजते थे फिल्मों में. कास्टिंग काउच बहुत एक बुरी चीज़ थी, जो आज भी है. लेकिन आज क्या है, जो लेडीज हैं दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. मी टू मूवमेंट है ना, उसके बाद तो मर्द लोग काफी डर गए हैं. एंड औरतों ने अपनी, लेडीज ने अपनी मतलब मार्शल आर्ट्स भी सीखी हैं. सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है वो उनको अवेयरनेस है. हम लोग थोड़े बुद्धू थे, बहुत इनोसेंट थे. कोई ल्योर करके हमें कमरे में ले जाता, हमें समझ नहीं आता. तुम्हें रिहर्सल के लिए ले जा रहे हैं, क्या पता. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके मामा हैं उसमें इंडस्ट्री में, तो एक सिक्योरिटी रहेगी वहाँ पे? जी, मेरे मामाओं ने ही कहा था मेरी मदर को कि लड़की को फिल्मों में नहीं भेजो. अच्छा. गोल्डी मामा और चेतन मामा वाज ओपन, ही वाज मोर लिबरल. देव और गोल्डी मामा ने कहा था अवॉइड. लड़का होता तो इसलिए शेखर चले गए फिल्मों में. उनकी भी अलग कहानी है. तो लड़की को नहीं भेजना है बिकॉज ये रियलिटी है बम्बई की, और खराब हो जाएगी. आपने ऐसी उनको परवरिश दी हो कि लड़की अपनी देखभाल कर सकती है. कितनी इनोसेंस है इसमें. जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, शादी तक नहीं कर पाएगी, क्या फायदा. तो माय पेरेंट्स वर अवेयर ऑफ दैट. ख्वाहिश तो थी, जब भी हीरोइन आती थी, जब हम जैसे बढ़ते रहे हम सोचते थे हाय काश 12-13 साल की उम्र में मैं उसकी जगह होती. लेकिन वो पूरी नहीं हुई क्योंकि आई वाज नॉट अलाउड. तो आपके ब्रदर शेखर कपूर जी, उनकी फिल्में मासूम तो कभी भूल ही नहीं सकते. इतनी प्यारी फिल्म उन्होंने बनाई थी. तो वो अपने मामा से इंस्पायर हुए या कैसे उन्होंने सोचा? जरूर, मतलब बचपन में तो मामों से ही इंस्पायर हुए होंगे. हम पूरी फैमिली उनसे इंस्पायर्ड थी. लेकिन वो देखिए, वो पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट स्टीफेंस में अपने इकोनॉमिक ऑनर्स किए. उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए लंदन गए. चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, और ही वाज द यंगेस्ट पार्टनर 26 साल की उम्र में, 25 से 26 साल की उम्र में, ऑफ अ ब्रिटिश फर्म. यहाँ तक पहुंच गए तो एक दिन देव मामा ने पार्टी पर बुला लिया. इश्क इससे पहले हरे रामा हरे कृष्णा की पार्टी थी. कह दिया उनको देखकर कि व्हाट इज अ हैंडसम मैन लाइक यू डूइंग इन सच अ बिजनेस काइंड ऑफ अ बिजनेस लाइक प्रोफेशन. तुम्हें तो स्क्रीन पर होना चाहिए. बस कहने की देर थी, मेरे भाई साहब वापस आ गए. मेरी माँ को कहा मैं फिल्मों में जा रहा हूँ एक्टर बनने. तो मम्मी ने कहा अच्छा, तो मैं ब्रेक ऑन देखा से देव अंकल ने ये बात कही वही देंगे. उनकी उस वक्त इश्क 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 लिख रहे थे. 1974 में. मैंने सुनी है कहानी. तो उन्होंने कहा तुम्हें इश्क 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 में जीनत अमान का जो शाय लवर होता है उसका रोल तुम्हें देंगे. मेरी मदर ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा. पड़ गई देव अंकल के पीछे. क्या कर दिया तुमने क्यों इनकरेज कर रहे हो? इतनी बढ़िया जॉब छोड़कर आ रहे हैं. टुमारो he will be earning a 5-6 figure salary, और उनको you're going to throw him into this struggle. What is the guarantee आपकी पिक्चर हिट हुई होगी? She was right, नहीं हुई थी. उसके बाद उनका करियर चलेगा कि नहीं. लेकिन मामा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं इनकरेज करूंगा. लेकिन शेखर जी तो इनकरेज हो गए थे, पहुंच गए नौकरी वोकरी छोड़ के मुंबई. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो कभी आप वो एक शो ऑफ और एटीट्यूड वाला रहता था स्कूल में, कॉलेज में, कि मैं तो देवानंद की भांजी हूँ, तो और एक होता है ना शो ऑफ करना स्कूल में, लड़कियों के अंदर एक होता है, या बच्चे या आपके फ्रेंड्स आपके आपके नज़दीक आना चाहते हो, आपसे दोस्ती करना चाहते हो कि शायद मैं इसके थ्रू देव साहब तक पहुँच जाऊँ, एक ऑटोग्राफी मिल जाए या उनको एक नज़र देख ही ले, क्योंकि उस समय तो लोग लिटरली गर्ल्स के हर एक लड़की के हार्ट थ्रॉब थे वो. मैं आपको बताऊं, हार्ट थ्रॉब बहुत ज़बरदस्त थे. एक दफ़ा तो एक बैन भी, सपोजिड बैन लग गया था कि देवानंद को
काली शर्ट नहीं पहननी चाहिए क्योंकि लड़कियां बेहोश हो जाती हैं Oh my God. देखकर। दिस वाज ड्यूरिंग 1958, काला पानी के वक्त। तो नहीं, और मैं अवॉइड करती थी लोगों को कहना। आई वाज वेरी शाय बाय नेचर। अच्छा। मुझे पता था उसका रिजल्ट क्या होगा, हम्म। या तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी या फिर वो मुझे गालियां देंगी, बॉयकॉट करेंगी, जेलसी। Oh, आई अच्छा। डिड नॉट वॉन्ट एनी वायलेंट रिएक्शन। तो मैं किसी को बता, ऑल्सो आई वॉज हम्बल बाय नेचर। मैंने किसी को सालों साल नहीं बताया, और लोगों को पता भी पता नहीं ही लगा नहीं ना। किसी को? कॉलेज करने के बाद लोगों को पता चला, वो भी किसी ने कह दिया तो तुम्हें पता नहीं देवानंद की भांजी है। और जो भी, जब भी कोई कुछ ऐसा कहता, मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं जाकर कहती, क्यों कहने की जरूरत है, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, क्यों तबाही कर रही हो, यू नो। किसी को मैंने कानो कान खबर नहीं दी, स्कूल में भी नहीं। लेकिन एक बार मुझे याद है, जब मैं कोई 11-12 साल की थी, तो मेरी मम्मी ले गई थी किसी को मिलाने, उनकी बेटियां थी 13-14 साल की। वहाँ मम्मी से बात निकल गई, इन लड़कियों ने सुन लिया, तो मुझे देखने लगी थोड़ी देर तक, फिर उन्होंने कहा आओ हमारे साथ खेलने चलते हैं। मुझे ले गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। मैंने कहा क्या हुआ, मैं छोटी थी, क्यों क्यों ऐसा कर रही हो? कहते तुम देवानंद की भांजी कैसे बनी? मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, भगवान से पूछो। नहीं, वी आर गोइंग टू पनिश यू। हाउ आर यू देवानंद्स नीस? रोई चिल्लाई तो घबरा गई थोड़ा सा, दरवाजा खोला and they let me go, but that was very traumatic for me. उसके बाद I became all the more determined कि किसी को बताऊंगी नहीं। किसी को कहना कि मैं देवानंद की भांजी हूँ बुरी बात है, मेरे मन में वो घुस गया। तो पता नहीं होने दिया मैंने। आपने थिएटर कब स्टार्ट किया? कैसे आपकी थिएटर की शुरुआत हुई? थिएटर की शुरुआत हुई मेरी हाई स्कूल में। हम लोग 10th में थे, 10th या 11th में। तो 4 लोग थे, फैसल अलकाजी जो कि इब्राहिम अलकाजी जो NSD जिन्होंने बनाया, जी जी, यू नो लिटरली, उनके बेटे, उनकी बड़ी बहन है अमाल अलाना जी, मालती शाह, अब शाह है, पेंटर कृष्ण खन्ना जिनकी अभी सेंटिनरी सेलिब्रेट की है, उनकी बेटी, और राजीव भार्गव जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे JNU में। अच्छा। अरुण कुकरेजा जिनकी अब डेथ हो गई है। अच्छा। ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शम्मी कपूर, उनको अच्छा कॉपी करते थे, बट ही इज अ ग्रेट, वेरी वेरी ड्रामेटिक पर्सन एंड ही लव थिएटर। हम चारों ने मिलकर रुचिका थिएटर ग्रुप खोला जो आज तक चल रहा है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, मॉडर्न स्कूल में ग्रेट बनियन ट्री के नीचे बैठकर हमने कहा कि हमें शौक है तो एक्टिंग का, तो हम क्यों ना अपना ही थिएटर ग्रुप खोल लें। और इस तरह ये मतलब इस तरह वो वक्त शुरू हुआ हमारा। हमारे जो पहले प्लेस थे हमने श्री राम सेंटर के बेसमेंट में किए, और टिकट चार्ज की 3 रुपए की, 5 रुपए की। फैसल और अरुण डायरेक्ट करते थे, एंड दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल प्लेज, यू नो, फ्रेंच होते थे, जर्मन होते थे, उनकी अडेप्टेशंस होती थी। सात्रे का प्ले किया। तो हम लोग त्रिवेणी में परफॉर्म करते थे, ओपन एयर थिएटर एंड बेसमेंट ऑफ श्री राम सेंटर, एंड वी बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप। तो आप समझ लीजिए हम कॉमर्स में भी घुस गए, 16-17 साल के, डायरेक्ट करते थे, टिकट बेचते थे, अर्न मनी, जो कमाई होती थी बिल्कुल हाउसफुल जाते थे हमारे। अच्छा। क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप नहीं था उस वक्त जो इस तरह के प्ले करे। की बात है ये है 70s, लेट 70s, उस वक्त की बात है। उस समय लोग टिकट खरीद के देखते खरीद कर। अभी तो फिर से माहौल शुरू हुआ है, बीच में बिल्कुल बंद हो गया था बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड OTT। उस वक्त ये चीजें होती नहीं थी। जो फीचर फिल्म्स थी उसके लिए आपको पैसा खर्चना पड़ता था, यू हैड टू गो टू ऑडिटोरियम, यू नो, फिर पॉपकॉर्न खरीदा, ये वो। थिएटर did not have any competition then, live बिल्कुल। और 3 रुपीज 5 रुपीज उस वक्त भी अफोर्डेबल थी। प्लस उनको क्यूरोसिटी थी कि 16-17 साल के बच्चे कर क्या रहे हैं, एंड व्हेन दे सॉ द कंटेंट दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि डीप फैसल और अरुण बहुत डीप रिसर्च करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू अडैप्ट द प्लेस। तो वी वर वेरी सक्सेसफुल। यही कारण है कि आज कितने सालों बाद, मोर देन हाफ अ सेंचुरी, रुचिका थिएटर इज स्टिल फंक्शनिंग। तो अभी आप मैं नहीं, पर फैसल चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो तो अभी ही ट्रैवल्स एवरीवेयर एंड ही ओनली डज वर्क अंडर रुचिका। मैं बम्बई चली गई, एक प्ले मैंने किया था, गुड बाय फॉरएवर, उनके साथ। तो उसके बाद चांस नहीं मिला बिकॉज आई एम इन एंड आउट ऑफ दिल्ली बिकॉज ऑफ माय शूट्स।
तो जर्नलिज्म में आप कैसे हैं, आपका इंटरेस्ट हाँ, उसमें कैसा है? ऐसा था जब मुझे मनाही होगी कि आप एक्ट्रेस नहीं बन सकती, तो मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। मैंने कहा चलो एक्ट्रेस नहीं, पर मैं ट्रेनिंग के लिए तो जा सकती हूँ। कहाँ जाओगी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो माय फादर वाज वेरी प्रैक्टिकल। इसे देखो, जब तक तुम बड़ी होगी there will be two incomes. Your husband will expect you to work. अब वो चीज़ तो नहीं कि हस्बैंड पर ही फाइनेंशियली निर्भर करे, उतना कमा नहीं रहा है, इतना नहीं कमा सकते हैं, तो दे विल एक्सपेक्ट द वाइफ टू वर्क। तो थिएटर में तुम क्या कमाओगी, मुझे बताओ। वो मैं चुप, क्योंकि सब फ्री था, बल्कि दे हैड टू स्पेंड मनी टू गेट मी इनटू एनएसडी, और वहाँ तो रेपर्टरी में काम करोगे, नोबडी पेड एनीबडी एनीथिंग। तो मैंने फिर चुप्पी साध ली, दे वर राइट। उसके बाद माय मदर सेड डजंट मैटर। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो मेरी मदर नहीं कर सकी वो चाहती थी कि मैं करूं। अच्छा। ये मैंने काफ़ी मदर्स का ये देखा है, व्हाट दे कांट डू इन देयर चाइल्डहुड एंड यूथ, वो अपने बेटियों से करवाना चाहती हैं। तो उनकी शादी उस वक्त तो जल्दी हो जाती थी, तो वो मणिपुरी सीखना चाहती थी, नहीं अच्छा। सीख सकी, शादी हो गई। जर्नलिज्म करना चाहती थी, नहीं कर पाई, शादी हो गई। लेकिन अपने इंटरनेशनल वर्ल्ड सेक्रेटेरिएट में जो मैगजीन निकलती थी वो खुद ही निकालती थी। उन्होंने कोई छोटे छोटे कोर्सेज, वर्कशॉप्स वगैरह किए थे। तो उन्होंने कहा तुम जर्नलिस्ट बन जाओ और अपना डांस जारी रखो। 5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे उमा शर्मा के कथक स्कूल में डाला था। अच्छा। एट द एज ऑफ 5। उनके जो पिताजी थे, जिनको मैं गुरुजी बुलाती थी, उन्होंने मुझे संगीत सिखाया, क्लासिकल म्यूजिक। 5 से लेकर 15 साल की उम्र तक, 10 years आई कथक सीखा? कथक सीखा, परफॉर्म किया स्कूल के फाउंडर्स डे में। अच्छा। परफॉर्म किया। उमा जी आज भी मिलती हैं तो लोगों को कहती है, ये मैं इससे बहुत नाराज हूँ, ये छोटी सी लड़की इतने चक्कर इतने नीटली लेती थी, मैं क्या बताऊँ, छोड़ा क्यों तुमने। अब वो थोड़ी सीनियर हो गई तो भूल जाती है कि मेरा आंसर पहले मैंने दिया हुआ उनको। हायर सेकेंडरी का टाइम आ गया था 15 साल की उम्र में, तो मदर फादर ने कहा अब तुम स्टडीज़ पर फोकस करो, बिकॉज उसी पर निर्भर है तुम्हारी कॉलेज की एडमिशन, तो ये सब चीज़ें बाद में भी कर सकती हो। सो मेरी मदर ने डांस सिखवाया, म्यूज़िक सिखवाया मुझे, एंड देन शी सेड कि तुम जर्नलिज्म ले लो। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में इश्तेहार छपा था कि वी वांट, हम ट्रेनिंग देंगे, हम 15 लोगों को लेंगे, 15 students, and we will absorb them after 1 year's training. You apply. लेकिन it was not so easy. आपको पेपर्स देने थे, एडिटिंग, हमें तो पता ही नहीं था एडिटिंग क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, एडिटिंग, एक दो और पे जनरल नॉलेज, एक पेपर और था, इकोनॉमिक्स पर था या कुछ नहीं, पॉलिटिकल साइंस, हाउ मच ऑफ पॉलिटिक्स डू यू नो, 4 पेपर्स। वी सैट फॉर द एग्जाम। उसके बाद जिसने पास किया उसको एक वाइवा के लिए बुलाया गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, बॉम्बे हेड ऑफिस। अच्छा। और 7 टॉप एडिटर्स ऑफ द कंट्री हु वर ऑल वर्किंग फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया एक हॉर्स शू फॉर्मेशन में बैठते थे, और एक छोटी सी मतलब इंटर्न घबरा कर वहाँ बैठ जाती थी, एंड दे यूज्ड टू फायर क्वेश्चंस। मतलब 6-7 ऐसे दिग्गज जो एडिटर्स थे भारतवर्ष के, सारे उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, वो आपका इंटरव्यू लेते थे। 1500 लोगों ने अप्लाई किया था, उनको सिर्फ 15 लेने थे, उसमें से 10 लड़के और हम 3 लड़कियां सेलेक्ट होंगी। इट वाज अ बिग थिंग, इट्स लाइक गेटिंग इनटू आईएएस, आई नो, सेम थिंग। तो इस तरह शुरू हुई मेरी जर्नी जर्नलिज्म में। 1 साल खूब ट्रेनिंग दी उन्होंने, सख्त ट्रेनिंग दी, टाइपिंग सिखाई, बाकी सब every desk we had to sit at and learn how to write a news report, how to write a sports report, how to write entertainment article, सब कुछ। तो हम लोग कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी फिल्म फेयर में, कभी फेमिना में, कभी इवनिंग न्यूज ऑफ इंडिया, एवरी डेस्क, कभी इकोनॉमिक टाइम्स, तो वी वर सर्क्यूलेटेड। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। उसके बाद दे अब्सॉर्ब्ड अस। इस तरह मेरी शुरुआत हुई जर्नलिज्म में। मिस करती हैं आप जर्नलिज्म का करियर? करियर तो मिस नहीं करती, क्योंकि आजकल देखती हूँ देयर इज़ नॉट मच जर्नलिज्म, तो जितने फ्रीडम से हम लिख सकते थे, मैंने काफ़ी एक्सपोजेस किए हुए हैं। अच्छा। मेन पेपर में मेरी मदर डर गई थी, कहती तू वापस आ जा तू अकेली यंग लड़की है, यू नेवर नो। तो एक तो मैंने सीआईडी का भी किया था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एक्सपोजे। अच्छा। एंड दे उस वक्त के जो बॉम्बे पुलिस चीफ थे, दे टोल्ड गिरिलाल जैन कि वी आर गोइंग टू सू यू, बट यू टेल अस, हमें बताओ कि सोर्स कौन है। और मैंने सोर्स को प्रॉमिस किया था कि आपका नाम नहीं दूंगी। उन्होंने कहा अगर आपने नाम दे दिया तो माई लाइफ इज इन डेंजर, नौकरी तो जाएगी, उसके बाद यू डोंट नो। तो ने किसने लिखा ये आर्टिकल,
तो जो असिस्टेंट एडिटर थे, अभी तक मुझे याद है, गौतम अधिकारी, उन्होंने कहा अरे बेकार में तुमको मैंने दे दिया। मैंने कहा तुमने दिया था, बेकार की क्या बात है, बट सोर्स बता दे उसमें क्या है, यू नो। मैं नहीं बताऊंगी सोर्स। आई स्टक टू माई गन्स। देन ही अप्रिशिएटेड इट, गौतम, एंड ही वेंट टू हीरालाल एंड सेड शी हैज अ राइट, वो मना कर रही है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। गिरीलाल वेंट बैक टू द बॉम्बे चीफ एंड सेड कि हम तो नहीं बताएंगे, वी गोइंग टू सपोर्ट आवर कब रिपोर्टर, एंड दे टुक द केस बैक। पर उसके बाद जब भी मैं अब तो ट्रेंड शुरू हो गया, सुहेला को भेजो, क्राइम स्टोरी है उसको भेजो, इन्वेस्टिगेशन है उसको भेजो, एवरी डेस्क वांटेड टू सेंड मी। तो इकोनॉमिक टाइम्स के लिए जब मैं स्टोरी करने गई बांद्रा पुलिस स्टेशन, उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया वाज द मेन। जैसे आप आओ बोलो आई एम टाइम्स ऑफ इंडिया, द रेड कार्पेट यूज्ड टू रोल आउट, चाय पीछे मैम बैठी है तो कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा कार्ड तो नहीं है, नाम बता दीजिए। सुहेला, he got up. He said instructions all over Bombay, no police station will give you any story. Please, मेरी नौकरी खतरे में, आप जाइए। फिर भी मैंने स्टोरी बनाकर इकोनॉमिक टाइम्स में दी, बट इट वाज माइल्ड। तो बहुत मजा आया, एक्सपोजेस थे, एंटरटेनमेंट की थी, बहुत कुछ मैंने सीखा वहाँ पर। उस वक्त हमें पूरी फ्रीडम थी। मैं आपको बताऊं, मैंने एक और एक्सपोजे किया था, मैं और मेरे साथी जो थे, अरुण कुमार TR उनका नाम है, ही इज़ अ पब्लिश्ड ऑथर टुडे, ही इज़ अ बिग शेफ, तो ही इज़ पब्लिश्ड अ बुक ऑन केरला कुकिंग। तो हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि केरला में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर यंग लड़कियों को बुलाते हैं और उनको एक्सोरसाइज करते हैं, उन पर जैसे भूत चढ़ता हो ना, और वो टेम्पल है चोटानिकरा इन केरला। तो आई गॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा क्यों भाई, यंग लड़कियों को ही क्यों नहीं, मैरिड औरतों को क्यों नहीं, वर्जिनल यंग गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 18। तो मुझे तो बू आ गई। मैंने कहा अरे दिस लुक्स साउंड्स लाइक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो हम गए, डैरेल डिमोंटे, ही इज नो मोर, ही वाज अ ग्रेट एडिटर। तो उनके पास गए, मैंने कहा कि कहानी है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? ही से जरूर। ही सेंट अस, ही से आई एम सेंडिंग यू देयर, आई गिव यू 2 splashes, पर अब अच्छी कहानी लेकर आना। तो अरुण और मैं गए और हमने कहानी वहां भी घुस गए। आई वॉज अ यंग गर्ल ऑल्सो। तो ही सेड शी इज माई वाइफ, इसको बहुत चढ़ गया, प्लीज यू नो डू समथिंग। तो उन्होंने बताया एक गुरुदी रिचुअल होती है वहां पर, बिकॉज नंबूदरीज नायर कम्युनिटी के, दे आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। तो उसमें ब्लड रिचुअल नहीं होता था, दे वुड मिक्स लेमन विद हल्दी, एंड वो गाढ़ा लाल रंग का बन जाता था। दे वुड यूज दैट सब्स्टिट्यूट टू स्प्रिंकल ऑन द डीटी एंड टू स्प्रिंकल ऑन द गर्ल। तो वो सारा रिचुअल हमने देखा, एंड आई हैव सीन सच amazing things. There was this young woman, इतनी thick bark थी ट्री की और इतना thick nail, she hammered that nail with her forehead. Why is that so? भूत चढ़ा हुआ था। She had that energy. उसके आसपास कोई नहीं था, and she was constantly hammering. तो हमने रिकॉर्ड किया, फोटोग्राफ किया, सब कुछ, एंड यू आर नॉट सपोज टू टेक कैमरास। तो चुपचाप अरुण, मैं उसके सामने खड़ी हो जाती थी, वो चुपचाप निकाल के ये वुड क्लिक। वीडियो वगैरह नहीं होता, रील्स थोड़ी होती थी उस जमाने में, ये मोबाइल्स होते ही नहीं थे, कन्वेंशन कैमरा। सब कुछ रिकॉर्ड करके, सब इंफॉर्मेशन। एक प्रोफेसर थे जो अपनी बेटी को लाए थे, तो उन्होंने अजीब कहानी सुनाई कि हाँ, हम जब सोते हैं तो बिस्तर के नीचे कुछ स्ट्रेंज आकार की ना, जैसे गोल्ड थ्रेड होती है ना, गोल्ड थ्रेड की कोई आकार बन जाता है। सो जब हम इसको यहाँ लाए तो प्रीस्ट ने कहा आपकी बेटी जो है शी इज पोजेस्ड। तो मैंने कहा आप तो प्रोफेसर हैं, यू बिलीव? नहीं, आई वॉज एन एथियस्ट, मैं नहीं करता था, पर मैंने खुद देखा है ऐसे ऐसे लोग, यू नो। तो हमने सब रिकॉर्ड किया। बाद में उसको कैमरा निकालते हुए एक प्रीस्ट ने देख लिया, तो शोर मच गया। हम भागे वहां से जान बचा के, अरे पीछे भागे, दे वांटेड टू स्नैच द कैमरा and probably beat him up, you know. भागे जान बचा के। फिर 2 हमने कहानियां भेजी, 2 splashes in Sunday Times, बिग कवर पेज। उसके बाद ओरिएंट लॉन्गमैन में प्रिया दारकर यूज्ड टू बी द एडिटर। ओरिएंट लॉन्गमैन यूज्ड टू बी लाइक द पेंगुइन और हार्पर कॉलिंस ऑफ टुडे, सिर्फ वही था। उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है आप किताब लिखना चाहेंगी? मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने किताब भी लिखी उस पर, इट्स कॉल्ड विचक्राफ्ट इन वेस्टर्न इंडिया। देखियो हाउ थिंग्स कीप ऑन कनेक्टिंग। कुछ सालों बाद उसको देखकर नेशनल ज्योग्राफिक वांटेड टू मेक अ सीरीज ऑन विचक्राफ्ट।
कहीं से उनको हाथ लग गई, मेरे फर्स्ट सेकंड एडिशन में जा चुकी थी किताब, और उसके बाद साल बाद देख ली एंड दे कॉन्टैक्टेड मी, मेरे घर आ गए कि जी आपका ऑडिशन लेना है। मैंने कहा किस लिए? कहते हम बनाना चाहते हैं ये, और आप यू विल बी सोहेला कपूर द रिपोर्टर, बट वी मस्ट टेक योर ऑडिशन, वी आर नॉट श्योर वेदर यू कैन फेस द कैमरा एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली नेचुरल। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा क्या बेवकूफियां कर रहे हो, यू नो जोकिंग, वी आर नॉट जोकिंग। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया एंड दे सिलेक्टेड मी, आज भी वो यूट्यूब पर है। अच्छा, यस, कौन सी फिल्म है? इट्स कॉल्ड Witchcraft in Western India was my book, Indian Witch Hunt करके, अगर आप उसको गूगल करें इट्स देयर। आई वाज सुहेला कपूर, एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने मुझे मेरी पर्सनालिटी दी। झारखंड के विलेजेस में कहाँ कहाँ हम लोग गए, तो कभी कभी तो ऐसी क्लियरिंग होती थी उसमें 7 घर होते थे, दैट वाज अ विलेज। एंड आंध्रा में ऐसी ऐसी जगह गए, इट वाज अ नक्सलाइट होल्ड आउट माउंटेन्स के बीच में। और वो देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक इज एन अमेरिकन चैनल, दे हेटेड अमेरिका, पूरा लिखा होता था। मैंने कहा भैया लिख कर तो मत जाओ, नेशनल ज्योग्राफिक है तो यही बस है। वी कुड हैव बीन किल्ड, पॉट शॉट्स कहीं से आ सकते थे, बट वी ब्रेव्ड इट। और वो मुझे आगे कर देते थे धक्का मार के, अब जाओ कैमरा आपके पीछे, says do what you like, investigate like you did it for the Times of India. I used to go knock on the doors, call people out, and they were tight-lipped. वहाँ क्या हो रहा था, जितनी बूढ़ी औरतें थी ना, उनमें से कुछ को चुन चुन कर कहते थे कि ये डायन है। आज तक डायन प्रथा है, आज तक है वो। और हम इन्वेस्टिगेट करने गए थे कि क्यों उनको डायन कह रहे हैं। एक कहानी निकली थी जिसमें एक 17 साल के लड़के ने अपनी आंटी या भाभी की गर्दन ब्लेड से काटी, कैन यू इमेजिन, और उसको पकड़, बालों से पकड़कर पुलिस स्टेशन भागा बताने कि मैंने ये किया। और कहीं से वहां का किसी लोकल रिपोर्टर को पता चल गया, वो पीछे दौड़ा, उसने वीडियो ले लिया, उस वक्त वीडियो आ गया था, फोन आ गया था पुलिस स्टेशन में, और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा मैंने अपनी भाभी को मारा है और ये डायन है, जितने आदमी हमारे घर में सब मर रहे हैं इसकी वजह से। तो उस कहानी को हमने अपना आधार बनाया। अच्छा। उसके थ्रू वी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट। कई लोग टाइट लिप, बात नहीं करना चाहते थे, फिर उसको जेल में मिले, वो भी बात नहीं करना चाहता था, 17 साल का लड़का। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, डॉक्टर को मिले, क्यों इनके मर्द मर रहे हैं फैमिली के। पूरी कहानी के बाद पता चला कि सबको टीबी था, एक्सरे में दिखा था। आपने राजेश खन्ना का एक ऑफर ठुकराया था, एक नहीं शायद, नहीं ठुकराया नहीं था, वही बात। ऐसा हमने पढ़ा था, पता नहीं कि क्या रियलिटी, आप बताइए। नहीं, वो प्रोड्यूसर थे, वो हमारी बिल्डिंग में रहते थे, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, ऐसे अपना चश्मा लगाकर थैला डाल के। कुछ देखो, उनको पता रहता है कि ये फोटोजेनिक होगा फेस की नहीं, आप जितना मर्जी चश्मा पहन लो, कुछ भी डायरेक्टर्स को पता होता है। तो काफी मुझे कहते थे कि देखो एक दिन तुम मेरे स्टूडियो आ जाओ, तुम्हारा बस एक स्क्रीन टेस्ट ले लेंगे। किसने कहा था? राजेश खन्ना जी ने? नहीं, ये एक प्रोड्यूसर है, तो सावन कुमार टाक करके। हाँ, सुना नाम। तो उन्होंने साजन की सहेली उस वक्त नूतन के साथ बनाई थी, उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा ये ऐसा है, मेरे पर निर्भर होता तो मैं तो खुशी से आ जाती, मैं तो एक्ट्रेस बनना ही चाहती थी। घर वालों ने सख्त मनाई कि तो मैं नहीं आऊंगी, मैं फंस जाऊंगी ऐसे बिना बात के। अपने बहन के साथ रहती थी मैं उस वक्त, नहीं तुम आओ। मैंने कहा नहीं आ सकती सर, क्या करूं। तो एक दिन मेरी मम्मी आई वहां पर मिलने हम सबको, मेरे भाई भी स्ट्रगल कर रहे थे, तब तक बॉम्बे आ चुके थे। तो मेरी बहन की शादी नवीन निश्चल से हुई थी, पूरी फिल्मी फैमिली। अच्छा, हाँ जी, वो हीरो थे, वो टॉप हीरो थे। तो मेरे भाई भी सोच रहे थे कि ये बन सकते तो मैं भी बन सकता हूँ, दैट सेंस ऑफ कंपटीशन। तो नवीन निश्चल एस्टैब्लिश हो गए थे तब तक, विक्टोरिया नंबर 2, सावन भादो, विक्टोरिया नंबर 203 में सब आ गए थे। हंसते जख्म जो मेरे अंकल चेतन आनंद ने बनाई थी, उनको हीरो लेकर, घर के हीरो को लेकर। तो खैर ये बात हुई, तो पहुंच गए जी। एक दफा उन्होंने गिफ्ट भेजी, साजन की सहेली का इतना बड़ा, तब लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स होते थे, है ना, एलपी होता था, तो भेज दिया नीचे। तो ये किसने भेजा? कहते जी ऊपर वो मिस्टर सावन कुमार टाक ने भेजा है, उसके साथ डिनर इनविटेशन भेजा है आप सबके लिए। तो मेरे भाई तो बहुत सतर्क हो गए, अच्छा वेरी गुड, मैं भी आऊँगा। अब मुझे सारी पूरी कहानी पता थी क्यों, और मुझे था बुखार उस वक्त, 102 103, मैं दफ्तर भी नहीं गई थी। तो
मैंने मम्मी को कह दिया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, आप तो अलाउ नहीं करोगे, तो इसलिए आपको बुलाया नहीं। मम्मी कह रही थी ये आउट ऑफ द ब्लू क्या रिकॉर्ड, कौन है सावन कुमार ठाक? तो मैंने कहा इज अ बिग प्रोड्यूसर, तो ये बात है, उन्होंने मुझसे बात कही है, तो आप जाइए ना, आपको बुलाया डिनर के लिए। मेरे भाई ने सुन ली बात, ये क्या चल रहा है? मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊंगा डिनर पर, अगर तू जाएगी तो तेरी खैर नहीं, तू नहीं जाएगी, बस तू बीमार है, तू लेट ही रहे। तो आई वॉज नॉट अलाउड इवन टू गो टू द डिनर। वो तो मेरी मम्मी ने बताया भी नहीं कि कोई बात हुई थी कि नहीं। उसके बाद सावन कुमार जी मुझे देखते थे और हंसते थे, कहते हाँ ये सब कुछ बेकार जाएगा, चश्मा लगा के, थैले वाली, स्टार्टेड कॉलिंग मी थैले वाली आफ्टर दैट, थैले वाली है तू, तो जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है सब बेकार जाएगा। मैंने कहा सावन जी छोड़ दीजिए ना, क्यों जले पर आप नमक छिड़क रहे हैं छोड़ दीजिए। आपका मन करता था? बहुत करता था शुरू से ही, मामों ने मना किया, माँ बाप ने मना किया, तो एनएसडी भी नहीं जाने दे रहे थे। उसके ऊपर मेरे भाई, अब मैं आया हूँ हीरो बनने, तू चुप रहे, तू क्यों जाएगी, क्यों बहन जाएगी, और लड़कियों के लिए अलाउड नहीं है। तो उसके बाद बड़ी फिल्म कौन सी, सौतन, ओह अच्छा, राजेश खन्ना, ह्यूज हिट, ह्यूज हिट। उनको 2 नई लड़कियां चाहिए थी राजेश खन्ना के साथ, एक टीना मुनीम थी और थे एक अनीता रेड्डी करके थी, जॉनसन्स बेबी पाउडर की, बड़ी खूबसूरत, आई थिंक टेमिलियन मॉडल थी, शी हैड अ लवली फेस, वो थोड़ा मुमताज टाइप थी। उसको वो लेना चाहते थे, उस रोल में जो पद्मिनी ने किया कोल्हापुरे, और मेरा रोल था टीना मुनीम का। अच्छा। तो जब नहीं हुआ तो उन्होंने ही टुक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस, और उसका वो गाना शायद मेरी शादी, गाने हिट, पिक्चर जबरदस्त हिट। मेरी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, देखिए क्या मिस किया मैंने ऐसे ऐसे चांसेस। जब आप दूसरों के लिए प्लेज लिखती हैं, जो भी लिखती हैं, और जब आप अपने लिए लिखती हैं, तो कौन सा एक वो अंदर का स्विच आप जो है वो चेंज ओवर करती हैं कि ये मेरा अपना है और ये मैं दूसरे के लिए लिख रही हूँ? देखिए मेरी ये शुरू से ही है, मेरी एक थिंकिंग कि अगर मैं प्ले डायरेक्ट करूंगी उसमें एक्ट नहीं करूंगी। अच्छा। कुछ लोग कर लेते हैं, मुझसे दोनों नहीं होता, क्योंकि एज एन एक्टर अब आप अपने कैरेक्टर को संभालो, लुक एट योर सेल्फ विज़ द अदर एक्टर्स, कि आप दूर से देखो सब एक्टर्स को। मैं दोनों नहीं कर सकती, मुझे पर्सपेक्टिव डायरेक्टर का अलग चाहिए। आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट एज एन एक्टर। और जब आप अपने लिए लिखती हैं तो कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखती हैं, या कि ये मैं स्पेशली अपने लिए रखती हूँ, मैं ये किसी और के लिए नहीं लिखूंगी, कुछ ऐसा होता है कभी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, जो कोई भी करना चाहे इज मोस्ट वेलकम। आपने और आपके भाई शेखर कपूर जी ने एक AR रहमान के साथ प्रोजेक्ट किया, म्यूजिकल प्रोजेक्ट जी, वाई, WHIY। सो वाई इसका क्या मतलब क्या है? WHY। देखिए दुबई एक्सपो एक बहुत बड़ा इवेंट था, अगर आपको याद होगा, जहाँ पर वो एक सारे मतलब दुनिया के देशों को बुलाकर पवेलियंस देना चाहते थे, और ताकि वो दिखाएं कि क्या डिजिटल प्रोग्रेस हुई है उन देशों में, नॉट जस्ट डिजिटल एंड अदर प्रोग्रेस ऑल्सो। वो AI की शुरुआत थी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। तो उसमें उन्होंने कहा कि कल्चरली भी कुछ करना चाहेंगे विद द यूज ऑफ डिजिटली प्रोग्रेसिव प्रोजेक्शंस। तो उनकी एक ग्लास डोम थी, उसके अंदर ऑडियंस, दे कंस्ट्रक्टेड दिस डोम स्पेशली फॉर दुबई एक्सपो। तो वहाँ पर फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को बुलाया जो कि वो प्रोजेक्शंस कर दें, यू नो दे वर एक्सपर्ट्स एट दैट, वर्ल्ड वाइड दे हैड मेनी प्रोजेक्ट्स। और AR को बोला कि आप संगीत दें, और दे नीडेड 2 लिरिसिस्ट, एक जॉर्डेनियन लड़की है जो लंदन में बसी हुई है, शी इज अ वेल नोन पोएट, और एक मुझे लिया उन्होंने। अच्छा। एंड शेखर कपूर वाज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो नाम ढूंढ रहे थे क्या शेखर जी की कहानी में, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड एंड हर ग्रैंडफादर, अ ग्रैंडफादर हु हैज डाइड। उसके सोल के साथ वो कम्युनिकेट करती है, एंड शी आस्क्स हिम ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज अ गैलेक्सी, व्हाई इज अ गैलेक्सी, ये आसमान नीला क्यों है, स्पेस ट्रैवल क्या होता है, एवरीथिंग टू डू विद व्हाई, एवरीथिंग टू डू विद स्पेस, विद द यूनिवर्स। ऐसा क्यों है क्यों Why? तो AR रहमान और मैंने एक दफ़ा हम फ़ोन कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, दोनों ने मिलकर उसको टाइटल दिया वाई। हम दोनों वापस में बात कर रहे थे, वाई दिस, ही सेड दैट्स अ गुड वन,
मैंने कहा था, I said, but why this? Why not call it Why? But I didn't think you would take it. He said, yeah, that's a good idea. Call it Why. अच्छा, so that's how the title came. तो मैंने 4 गाने लिखे थे, and he had given music to it. And वो गाने, he told me later that you've given me hit songs. वो Apple Music पर है, मेरा नाम है वहाँ पर. तो they were how I knew they were hits is क्योंकि repeat audience आती थी, और जब lyrics शुरू होते थे तो वो गाते थे साथ, ऑडियंस गाती थी. तो ये क्या YouTube मैंने कहा रिपीट है? YouTube या नहीं, YouTube नहीं, आप आई थिंक एप्पल रिकॉर्ड्स में आपको जाना पड़ेगा, एंड दे मे चार्ज यू. अच्छा, बिकॉज़ इट इज देयर, व्हाई के नाम से? ओके, इट इज देयर प्रॉपर्टी नाउ. कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई सब्जेक्ट या कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि आपने नहीं किया और करना चाहती हैं, कुछ कभी आप कोई स्क्रीन पे देखती हैं या स्टेज पे देखती है तो आपको लगता है ये वाला मुझे करना है अभी? आई लव कॉमेडी. अच्छा. एक जिंदा दिल औरत. हाँ. मैं कन्फाइन नहीं करना चाहती अपने कैरेक्टर को यहाँ पर ना. इट इज कास्टिंग इज वेरी ओल्ड फैशन्ड. एक मैट्रिक्स में वो फिट कर देते हैं कि आपकी ये एज है तो आपको ये प्ले करना चाहिए, आपकी ये एज है, आप ऐसी दिखती हैं तो आपको ये प्ले करना चाहिए. I want to break those barriers और एक जिंदा दिल older woman who's full of life, full of fun, without calling herself young. लोग कहते हैं अरे बड़ी young हो. Young का मतलब क्या? I would say full of energy. I wouldn't even use the word youthful, because when you say youthful, you go back. You had to take a step back and remember when you were a young person. आप 70, 80, 19, 90 साल पर जिंदा दिल क्यों नहीं हो सकते हो? एक जिंदा दिल इंसान जिसे जिंदगी अपने तरीके से और फुल्ली जीनी है, अगर उसकी बॉडी अलाउ करे, वैसा कैरेक्टर. अगर आप सोचे कि आप यंग है तो यंग कैन बी एट एनी एज. यंग इज यस, एज इज जस्ट अ नंबर एज दे से. पर जैसे लोग ना दे फोर्स इट इनटू पीपल्स माइंड. हाँ, यूथफुल, यू मीन अ यंग ओल्ड वुमन. व्हाट डू यू मीन बाय अ यंग? एन एनर्जेटिक older woman. I wouldn't say old, because old also has certain connotations. An energetic, full of life, older woman. That's it. जी. मैंने एक प्ले बनाया था, उसमें एक विडो है, माँ, बच्चे छोड़ के, शी इज एन एम्प्टी नेस्टर एंड शी इज अबाउट 60. बच्चे चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई माउंटेनियरिंग कर रही है ना, नए नए जो हॉबीज अब इंटरेस्टिंग आ रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में. प्ले स्टार्ट जब उसकी डेथ हो जाती है, एंड दे आर फोर्स्ड टू कम टुगेदर. क्या हुआ कैसे? एक दूसरे पर ब्लेम. You were supposed to look out. You're in India. मैं तो अमेरिका में हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ. बेटी को कहते हैं she is the only unmarried. You were supposed to look after. एडवेंचर स्पोर्ट्स पे क्यों चलेगी? एक दूसरे पर ब्लेम के. हाँ, तू मैं. और जब उनको कॉफी पीनी है तो बेटी कहती है, अरे 2 साल पहले तो जब मैं थी, मम्मी ने यहाँ किचन में रखी है नहीं. 2 साल कैसे कहते हैं? 2 साल पहले. अभी कैसे पता चलेगा? एक आदमी आता है माँ की एज का. सॉरी, द डोर वाज ओपन, आई जस्ट केम, मुझे हलचल लगी, कोई है, मैंने सुना आपको कॉफी चाहिए, मैं लाता हूँ. वो किचन से, दैट्स द ओनली थिंग, मैं वो किचन से लाता हूँ. ये कौन है? मदर हैड अ बॉयफ्रेंड? नहीं हो सकता. पूरा प्लेज अबाउट हाउ द यंगस्टर्स फील दैट देयर मदर्स हैव नो लाइफ एक्सेप्ट मदरहुड. फिर उसकी डायरी मिलती है माँ की, जिसमें उसने पूरा अपना दिल का जो फीलिंग है पूरी डाली हुई है. I'm not a person for them. और चलो, even if I'm a mother, who has the time for me? वो हम शुरू में दिखाते हैं, जब डेथ का फोन आता है ना, कोई he makes the phone call. तो ऑस्ट्रेलिया में फोन हाँ बताओ क्या हुआ. It's in between business meetings. माँ ने भी एक दफा फोन किया, हाय मॉम, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना, you're all right ना, अच्छा, I'm going to be busy in the meeting, I'll call you up this evening. And that call never comes. So they just want to be sure she's alive. फोन किए तो अलाइव है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, आई कॉल यू बैक. दैट कॉल नेवर कम्स. तो वो अपने दिल का जो, इट्स एन ओल्डर वुमन स्टोरी व्हेन शी इज अलोन. दिल का जो, दिल की फीलिंग्स जो है, नॉट जस्ट दुखड़ा, द इमोशंस, व्हाट शी फील्स एज अ 60-year-old woman. Is she living that life? No. What kind of life would she like to live? She wanted, here is this man who falls in love with her, और उसको कहता है कि
उसको कंपेनियन बनाना चाहता है। शायद अगर वो अलाउ करती तो बाद में प्रपोज भी कर देता, लेकिन वो अलाउ नहीं करती है। एक मोमेंट है जहाँ ही गेट्स सेक्सुअल विद हर, वो थप्पड़ मार देती है उसको, कहती है मेरे बच्चे हो, उनको पता चलेगा तो क्या कहेंगे, वो समाज क्या कहेगा। एंड शी रिजेक्ट्स द ओनली पर्सन हु इज विलिंग टू शेयर हिज लाइफ विद हर एंड गिव हर लव। बच्चे क्या कहेंगे। तो बहुत इट्स अ वेरी इमोशनल प्ले। और उसके बाद कई औरतें मेरे पास आई उस एज की, आंखों में आंसू भर के, ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है। अभी ऐसा हुआ आपका आपका लिखा हुआ नाटक सामने स्टेज हो रहा है और डायलॉग भूल गया एक्टर, और मैं भूलती हूँ वो पूरा गड़बड़ हो गया उसको, हाँ, और हाँ। इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में और गड़बड़ हो गया या सही हो गया? कोई ऐसा मोमेंट बताइए, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा। जी, मैंने ना ब्लाइथ स्पिरिट की डायरेक्ट भी की थी, वो मजबूरी में मुझे वो परफॉर्मेंस करनी पड़ी। एक स्पिरिचुअलिस्ट का प्लानचेट करती है वो, क्रेजी कैरेक्टर, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। मैंने कहा वो सूट करता है मेरे टेम्परामेंट को। वो एक्ट्रेस वॉकड आउट एट द लास्ट मिनट एंड आई हैड टू डू इट। अच्छा। तो एक लाइन थी वेयर आई जंप ऑन टू द स्टेज, और मैं पंछी की तरह हाथ फड़फड़ा के कुछ कहकर फिर आई हैव टू जंप डाउन। हाथ तो फड़फड़ा है, डायलॉग भूल गई, तो फड़फड़ाती रही। फिर मेरे साथ थे सुनील टंडन जो मेन रीड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे हिंट दे दी अपने डायलॉग में। वो एसेंशियल क्यू वर्ड होता है, एक वर्ड होता है क्यू, दे दिया। उसके बाद फिर मैं आई फ्लो डाउन एंड आई कंप्लीटेड इट। या होता है बिल्कुल एक्टर्स के साथ होता है, पर यू हैव टू बी स्किलफुल इनफ उसको कवर करने के लिए। बिल्कुल। कोई रिग्रेट आपका लाइफ में? फिल्म एक्ट्रेस नहीं बन सकी, हीरोइन नहीं बन सकी, बहुत अफसोस है। अभी भी होता है कभी कभी होता है, बिल्कुल। जब आप ओटीटी कैमरा फेस करती हैं, यू प्लेइंग द ओल्डर वुमन एज आई सेड, और हीरोइन को आप देखते हो तो आप कहते यार ये सीन तो मैं बेटर कर सकती थी, है ना। आपका एक जगह मैं पढ़ रही थी और सुना था, आपने कहा था कि देवानंद मेरे मामा नहीं होते, तो मैं मतलब वो आपके क्रश थे देवानंद साहब? बिग क्रश एट द एज ऑफ 9। अच्छा। 11 तक वो खत्म हो गया था, बिकॉज हमारा कोएड स्कूल थे ना, स्कूल था, तो फिर लड़के आ गए थे क्लास में, देन द क्रश वाज सम सीनियर बॉय, यू नो। आपने इतनी सारी वेब सीरीज की है, फिल्म्स की है, स्टेज किया है, कौन सा आपका फेवरेट रहा है? देखिए मजा आता है वेब सीरीज करके, आप इंटरेक्ट करते हो अलग दूसरे एक्टर्स के साथ, और अच्छा लगता है मुझे जब कैमरा फेस करना होता है, कुछ डायलॉग बोलना पड़ता है इमोशंस के साथ। आई एम नोन एज द इमोशनल एक्ट्रेस, कोई इमोशनल रोल होता है तो मुझे ऑफर आ जाता है। पर थिएटर का अपना मजा है, इट इज इंस्टेंटेनियस। आपको लगता है जब आप स्टेज पर है कि ऑडियंस, बहुत अजीब चीज है, इट इज अ वाइब्रेशन। ऑडियंस को पसंद है कि नहीं है, इट कम्स लाइक अ वेव, और आपको लग रहा है माय गॉड दे आर लैपिंग अप एवरी वर्ड, तो आप और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, यू नो, कुछ एक्स्ट्रा मूव्स भी ले लेते हैं, कुछ नई बात कर देते हैं स्टेज पर। लेकिन वो जो वेव रिसीड करती है ना, दैट्स द वर्स्ट। आप कैसे बचाएं इस प्ले को, आपके कैरेक्टर को कैसे, वो भी होता है। तो वो उसका मजा अलग है, वो इंस्टेंटेनियस है। तो आप स्ट्राइव करते हैं कि ऑडियंस को बिल्कुल रिवेटेड रखें कंप्लीटली, मतलब उनकी आंखें इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आप पर होनी चाहिए। वो चैलेंज बन जाता है। फिल्म में चैलेंज है कि कैमरा के बड़े लेंस को देखते हुए आप किस तरह अपने आंसू बहा सकते हैं। वो आपका बेटा है या बेटी है या ग्रैंड चाइल्ड है, नो, आप डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, यू आर इमेजिनिंग अ फेस देयर। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो स्टेज एक्टर्स को नहीं मिलता। नहीं उनको मुश्किल हो जाती है। मुझे थी शुरू में मुश्किल एज अ स्टेज एक्टर, दैट इज टफ। जर्नलिज्म किया, थोड़ा टाइम थिएटर किया, जर्नलिज्म किया जी। जर्नलिज्म के बाद फिर हमने आपको कैमरा पे भी देखा, तो फाइनली आप कैमरा पे कैसे पहुंचे? व्हाट वाज दैट फर्स्ट कैमरा प्रोजेक्ट? मैं जर्नलिज्म में थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, और श्याम बेनेगल बना रहे थे भारत एक खोज। तो उन्होंने मुझे स्टेज पर देखा था। मैं इप्टा के साथ काम करती थी, नादिरा जहीर बब्बर के साथ काम किया एकजुट। तो उन्होंने स्टेज पर देखा था और सुना भी था मेरे बारे में, तो उन्होंने ऑफर किया मुझे। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, पेरेंट्स को नहीं बताना, चुपचाप। ये जो मैंने काम करते हुए किए हैं सीरियल्स, चुपचाप किए हैं। तो मुझे पता था मेरे पेरेंट्स नहीं देखते हैं, माय फादर यूज्ड टू ओनली वॉच न्यूज़, टीवी नहीं देखते, सीरियल्स नहीं देखते हैं। तो 4 रोल किए मैंने भारत एक खोज में। फिर उसके बाद एक टोनी सिंह करके उन्होंने बनेगी अपनी बात बनाई थी, वो बहुत हिट। हाँ, उसमें मैंने प्रियंका की मदर का रोल किया था। आई वाज वेरी यंग, बट यंग वुमेन बिकम
mothers of older children, जो men को नहीं, the males can be much older. तो वो मुझे मज़ा आता है. It was my second serial. उसके बाद एक आया था कहकशां करके, अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ, जहाँ मैंने इरफान के साथ रोमांटिक रोल किया. इरफान नए नए आए थे NSD से. अच्छा. बड़े थोड़े बहुत शाय थे. तो उनकी आई एम प्लेइंग अ वुमन हु इज मैरिड बट फॉल्स इन लव विद द पोएट. मखदूम का रोल किया था, पोएट, रेवोल्यूशनरी पोएट. तो उसमें गाना भी, मेरा पहला गाना हम दोनों पर फिल्माया गया था, रोमांटिक, वही फॉग करके, वो मुझे देख रहे हैं और मैं शाय हूँ. मैंने कहा बस यही सब करना चाहती थी मैं, मुझे मज़ा आ गया बिल्कुल. तो वो किया मैंने कहकशां. और उसके बाद तो फिर काफ़ी साल कुछ किया नहीं. OTT फिर 94 में OTT जब खुला, मुझे एक बहुत बड़ा लीड रोल आया ऑफर, मोइना सिंह करके डायरेक्टर से, प्रोफेसर वासन करके, अगर आपने देखा, वो दूरदर्शन पर था. तो मेरी शादी हुई थी एंड आई वाज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. तो ये नीचे थी मोइना, उन्होंने मेरी शक्ल ऐसे ही देख ली. कैन यू प्लीज कॉल दिस लेडी डाउन. मैं गई, मैंने कहा कौन है भाई, क्यों बुलाया मुझे. तो वुड यू लाइक टू डू अ सीरियल. सर है, मैं तो हनीमून पर आई हूँ, हस्बैंड से पूछना पड़ेगा. हस्बैंड ने कहा गो, यू ऑलवेज वांटेड इट, करो. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इट. इट वाज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश सीरीज मर्डर शी रोट, वेरी फेमस. तो ये एक हाउसवाइफ है जो डिस्गाइज्ड है, वो डजंट गिव हर आइडेंटिटी आउट एंड शी सॉल्व्स क्राइम केसेस. दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो गांधी के चश्मा लगाती थी मैं. दैट वाज वेरी सक्सेसफुल. क्या फर्क लगता उस समय जो दूरदर्शन में आपने किया और आज जो OTT है, क्या फर्क ये है कि क्राउडिंग कम थी, ज़्यादा टाइम लगाते थे, आपस में बातचीत करते थे, रोज़ शाम को जाकर कहीं पर ड्रिंक्स कर ली या खाना खा लिया, मेल जोल ज़्यादा था. एंड पेस वाज स्लो. जैसे आजकल शूट्स होती है, उसके पहले रिहर्सल्स होते हैं, एक हफ्ते की लोग रिहर्सल पहले करवाते हैं जो फाइनल शूट के लिए जब जाते हैं. तो उस समय भी होती थी आप लोग की रिहर्सल तो बहुत होती थी, करते थे आप लोग, बिल्कुल जैसे थिएटर में कर रहे हैं. अच्छा. पूरा सीन रिहर्स होता था, पर इट वाज स्लोअर देन इट इज टुडे. आज तो हर चीज इज टाइम्ड, 1 मिनट या 2 मिनट, बिकॉज टाइम इज मनी. उस वक्त इतना नहीं होता था. Do you think since pace was slow, quality was better? Yes, absolutely. हर चीज सोच समझ कर कह रहे. आई मीन आप देखिए ना, कौन से अपने हम लोग बुनियाद वो सीरियल नहीं बन सकते. नुक्कड़, इतने अच्छे सीरियल्स थे जो फैमिली के साथ बैठ के हम देख सकते थे. आजकल और वो हर कैरेक्टर को कितने अच्छी तरह लिखा गया था, ब्यूटीफुली, और ट्वीक करते थे. रिलेशनशिप्स किस तरह थे, देखो उनमें इमोशंस थे, ह्यूमन इमोशंस. आज जो बन रहे हैं दे आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस. एक इमोशन दिखाना तो गाना दिखा दिया, यू नो, बस दैट्स इट. और हर कैरेक्टर सोल इज मिसिंग टुडे. और हर कैरेक्टर के साथ हम लोग कनेक्ट कर जाते थे, लगता था ये तो हमारी कहानी है, हमारे घर की कहानी. बिल्कुल ऐसे लगता था. उसमें वो जिंदा दिल थे, उसमें सोल होती थी, आपकी वो रूह होती थी. आजकल रूह नहीं है फिल्मों में, सब कुछ पॉलिश्ड, कंप्लीटली डिजिटल हो गया. आंखों को अच्छा लगना चाहिए. यू शुड बी अमेज्ड कि ये चीज हो भी सकती है. दैट्स इट. टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं, ह्यूमन इमोशंस पर नहीं. तो आपने जो हाल में वेब सीरीज की है, इतनी सारी जो आपकी आई है, आपका उसमें फेवरेट काम कौन सा रहा है और कौन सा एक्टर आपका फेवरेट रहा है जिसके साथ आपने काम किया है, और क्या एक्सपीरियंस रहा वेब सीरीज और जो टेलीविज़न का ज़माना था जो आपने दूरदर्शन पे काम किया है, उस समय का और आज का, और उसके बारे में बताइए कुछ. देखिए, जो वेब सीरीज है, आर्या मेरी फेवरेट है. आर्या सुष्मिता की मदर का मैंने रोल किया है. आई एम प्लेइंग द हेड ऑफ द क्लैन. जब हस्बैंड को मार दिया जाता है तब शी इज द हेड ऑफ द क्लैन. सुष्मिता मेरी बेटी है और वो फेवरेट है. और शी इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. शी इज ऑल्सो वेरी वार्म ह्यूमन बीइंग ऑफ कैमरा. वो मुझे माँ ही बुलाती थी. उसकी मेरी बहुत अच्छी पड़ती थी. माँ, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू माँ, ऐसे करके. तो दूसरी है क्रिमिनल जस्टिस 4 सीजन 4. उसमें जीशान अयूब जो मेरे बेटे का रोल किया था, जो पहला सस्पेक्ट था. आई वोंट टेल यू अबाउट द एंड, बट वो भी इज अ वेरी फाइन एक्टर फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. तो मुझे वो पसंद था. और जीशान के बाद मतलब उसी लेवल पर सुरवीन चावला, जिसने मेरी डॉटर इन लॉ का रोल किया था,
and Zishan की wife का, who's also one of the, there are 3 suspects ना, there was Zishan's character, Surveen and mine, we were 3 suspects. बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, उसके जो साइलेंट शॉट्स हैं आंखों से बहुत कन्वे करती है. शी इज वन ऑफ द फ्यू यंग एक्ट्रेसेस who really is studies the character and portrays it in depth. I appreciate that kind of skill. तो जो यंग एक्टर्स के साथ आप काम करती हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा. बिल्कुल, वो मुझे कहते हैं आपसे बहुत सीखने को मिलता है मैम, यू आर सो सीनियर. मैंने कहा नहीं मुझे आपसे सीखने को मिलता है. ये भी बात है. एक्सपीरियंस बताइए जो आपको लगा हो कि ये मैंने सीख ली है बच्चों से. आज की जो जनरेशन है, एक तो लंबे लंबे डायलॉग्स याद कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, और इट्स अमेजिंग हाउ दे फेस द कैमरा एंड उनको कुछ एम्बैरेसमेंट नहीं, शाइनेस नहीं, हेजिटेशन नहीं, हिचकिचाहट नहीं, वो इमोशन भी डाल लेते हैं और लंबे डायलॉग भी बोल लेते हैं. वो सीखने का वो मज़ा है उसमें डेफिनेटली. पंकज त्रिपाठी मेरे पास आए, वो प्लेज द लीड. आप इस उम्र में भी डायलॉग याद कर ली थी. मैंने कहा डायलॉग याद किए, रीटेक्स किए हैं. आप इन यंगस्टर्स को देखिए, ये आपसे भी कई साल यंग है, वो कितना अच्छा करते हैं. कहते मुझसे तो आपकी उम्र में होगा ही नहीं. मैंने कहा भाई इतने बूढ़े में नहीं हो गया आप स्किल्ड एक्टर हो. यू आर फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आपकी तो ट्रेनिंग है. लेकिन इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, स्पेशली व्हेन यू हैव सो मच एक्सपीरियंस. आप जैसे एनएसजी में नहीं गई, कभी रिग्रेट हुआ आपको ना जाने? बहुत रिग्रेट हुआ जी, अभी तक होता है. तो जब भी आपने काम किया, आपके साथ एनएसडी के एक्टर्स काम कर रहे हैं, कभी ऐसा लगा मन में ये बात आती थी कि ये एनएसडी का ट्रेंड एक्टर और मैं नहीं गई हूँ एनएसडी में, तो कभी वो फील आती थी? बिल्कुल. पंकज, जीशान एनएसडी के हैं जो आज अच्छा कर रहे हैं. जो जितने एक्टर्स हैं, मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम एनएसडी. आप उनके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपको फीलिंग डेफिनेटली मुझे होती है कि काश अगर मुझे ट्रेनिंग मिलती होती तो डायलॉग नहीं भूलती. तो आपने सारा ऑन द ग्राउंड, आपको जितना भी आपकी थिएटर ट्रेनिंग सब. हाँ, हम एमेच्योर्स हैं और हम आई से इट विद प्राइड बिकॉज ऑल माई एक्सपीरियंस इज थ्रू दिस मीडियम एज एन एमेच्योर, नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. ट्रेनिंग से आदमी मच जाता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरे भाई कहते हैं, ही इज एन, अगर सच का हो तो अगर उसको डेफिनेशन में डालो, ही इज एन एमेच्योर डायरेक्टर. एक दफा बात हुई थी उनसे, कहते या आई मे बी, आई एम नॉट ट्रेन्ड, बट लुक एट द वर्क आई हैव डन. काम देखिए ना, वो दुनिया भर में उनका नाम है, बैंडेड क्वीन. हाँ, सब कुछ. तो डिपेंड्स ऑन अपनी ट्रेनिंग को आप किस तरह यूज करते हैं. ट्रेंड भी हो, कई एनएसडी के हैं जो नहीं कामयाब होते, ये भी है. आप पर ज्यादा निर्भर होता है. मुझे याद है जब बैंडेड क्वीन देखी थी, आई वाज क्वाइट यंग, इतना डर लगा था उसको देख के. मैं तो रियलिटी जैसे रियलिटी थी जो बनाई थी उन्होंने वो फिल्म. मैं तो शूटिंग पर भी गई थी, मुझे याद है, एमपी. बिल्कुल वहीं पे हुई थी पूरी शूटिंग, एमपी में जी. वहीं पर लोकेशन वाज जेन्युइन. देखिए एनएसडी तब भी अच्छी थी, पढ़ाने में आज भी अच्छी है. उनका एक सेट करिकुलम है व्हिच दे फॉलो, बच्चे ट्रेन हो जाते हैं. लेकिन वो जो माहौल था एनएसडी का 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो अब नहीं रहा. वो कहीं नहीं रहा मेरे ख्याल से. और एनएसडी जब उनका फेस्टिवल होता था तो दे हैड प्लेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने कभी जापानीज नो प्ले नहीं देखा था. एनएसडी में आया था वो फेस्टिवल में, और जिस तरह देयर वाज अ फूड कोर्ट, यू कुड सिट एंड ईट एंड डिस्कस. एक माहौल अलग था. भारत रंग महोत्सव, भारत या रंग महोत्सव का बिल्कुल अलग होता था. और जैसे फिल्म फेस्टिवल में होता है ना, आप सारा दिन वहीं रहो, कुछ खा लो, वापस जाओ. 3-3, 4-4 फिल्में देखती थी. उसके लिए भी मेरी काइंड ऑफ पगलाहट थी. एनएसडी का मैं ये करती थी. और क्या प्लेज होते थे, फुल जाते थे कंप्लीटली. यू नो, यू हैड टू बुक इन एडवांस. तो मैं पहले 2-4 दिन पहले पहुंच जाती थी एंड बॉक्स ऑफिस से लेती थी. ये तब था जब अनुराधा कपूर डायरेक्टर थी एनएसडी की और अमाल अलाना चेयरपर्सन थी. जी जी बिल्कुल. अनुराधा कपूर आपकी सिस्टर है? मेरी कजन है. उन्होंने ऐसे एलिवेट किया था स्कूल को उस वक्त. वो माहौल नहीं है. अब एक दफ़ा मैं सालों बाद गई तो प्रोटेस्ट नोट्स बोर्ड पर लगे हुए थे स्टूडेंट्स के. एफटीआई में भी यही चल रहा है. का भी सेम हाल हो रहा है. दोनों का हाल. 3 साल का कोर्स 4 साल में खत्म. हाँ, आराम से वहीं बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मतलब पढ़ाई कुछ इन मीडियम्स में जो बहुत ज़रूरी है कल्चर के लिए, वो हो नहीं रही है. पढ़ाई हो रही है लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा.
वही जैसे एनएसडी ग्रेजुएट्स और एफटीआई ग्रेजुएट्स जो पहले के निकले हुए 10 साल पहले के और जो अब निकल रहे हैं, एक वो डिफरेंस नजर आता है। बिल्कुल। कौन कौन थे? शबाना, जरीना वाहब, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर। आफ्टर गोइंग टू एनएसडी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग 6 महीने की लेते थे, है ना? शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और अब जया भादुरी। देखिए, दे गिव स्टार्स टू द इंडस्ट्री। डायरेक्टर्स में भी बहुत होंगे। वो बात नहीं बनी। वो अब यहाँ पर भी एनएसडी में, वैसे एनएसडी के जो ग्रेजुएट है उनको रोल्स तो मिल रहे क्योंकि ओटीटी खुल गया है, अपॉर्चुनिटी, है ना? एंड उनको पता है कि ट्रेन्ड एक्टर इज प्रोबेबली फास्टर, may not be better than an amateur actor, but is faster, quicker on the uptake. वो मतलब उनको रोल मिल रहे हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है। अब भारत रंग महोत्सव होता है, वो बात नहीं है। नहीं तो अब आपको पता ही नहीं कब शुरू हुआ, कब चला गया। हो सकता है कि हम अब यंग नहीं रहे तो हम उस पर वी डोंट कीप एन आई ऑन इट, लेकिन अगर मुझे पता चले कि ऐसे ऐसे दिग्गज शोज आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आई विल मेक श्योर आई एम हियर। बट भारंगम में मैंने एक चीज और देखी, प्लेस बहुत रिपीट होते हैं, तो उसमें भी एक पुराने जो रेपर्टरी कर रहा था, हाँ वही वाले प्लेस रिपीट होते हैं। तो इंटरेस्ट नहीं रहता कि देख तो लिया, फिर से क्या देखे जाए। मूवीज भी देखिए ना, रिपीट हो रही हैं, ओल्ड स्टोरीज, अडेप्टेशंस। बिल्कुल, हाँ। कुछ कल्चर में ओरिजिनलिटी रही नहीं, neither in theater not in films, और जो ओरिजिनल राइटर्स हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। सुहेला जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां बताई। आई विश आपकी फोटो देवानंद साहब के साथ एक होती तो हम देख के ही देख के खुश हो जाते। उस वक्त सेल्फीज का नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे उनकी कहानियां सुनी, शेखर कपूर जी की बातें सुनी, आपकी इतनी बातें सुनी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सुहेला जी, आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, हमारे यहाँ आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई आपने, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम जितनी बार नाटक या फिल्म कोई देखने जाते हैं तो कितनी आसानी से उस पर कमेंट कर देते हैं कि ये अच्छा नाटक था या एक अच्छी फिल्म थी या बुरी, लेकिन यकीन मानिए, एक कलाकार जो होता है ना, एक एक्टर होता है, वो उतनी शिद्दत, मेहनत और लगन से एक हिट फिल्म में जितनी मेहनत करता है, उतनी ही मेहनत एक बुरे या एक फ्लॉप फिल्म में करता है या नाटक में करता है। इसलिए अगली बार जब आप नाटक या फिल्म देखने जाएं तो उस पर कमेंट करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सोल सफ़र और एहसास के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी करिए। ज़रूरी नहीं हम बहुतों को शेयर करेंगे, 1 या 2 शेयर भी काफ़ी है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।